नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करेंगे। तो आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 41 है। यदि x प्लस वाई बराबर 11 तो -1 की पावर x प्लस प्लस 1 की पावर y किसके बराबर है। यहाँ x और y पूर्ण संख्या हैं। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, जब दो पूर्ण संख्याओं का योगफल जो है वह विषम हो तो उनमें से एक संख्या जो है वह सम और दूसरी विषम होगी। या दोस्तों, मैं आपसे किस प्रकार से बता रहा हूँ, देखिएगा। जैसे हमने माना कि x प्लस वाई बराबर 11 दिया हुआ है, तो इसमें x और y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो दोस्तों देखिएगा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 10 हो सकती है। उसके अलावा दोस्तों x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 9 हो सकती है। इसी प्रकार दोस्तों आगे देखिएगा, 3 होगी और 8 होगी। इसकी 4 हो सकती है और ये 7 हो सकती है। इधर दोस्तों x की वैल्यू 5 हो सकती है और y की 6 हो सकती है। x की वैल्यू 6 हो सकती है और y की वैल्यू 5 हो सकती है। उसके अलावा दोस्तों x की वैल्यू 7 होगी और y की वैल्यू 4 हो सकती है और x की वैल्यू 8 हो सकती है और y की वैल्यू जो है वह 3 हो सकती है। उसके अलावा x की वैल्यू 9 हो सकती है और y की वैल्यू जो है वह होगी 2 हो सकती है। और दोस्तों x की वैल्यू 10 हो सकती है और y की वैल्यू 1 हो सकती है। इतने दोस्तों जो है इतने फैक्ट बन सकते हैं x और y के मान में दोस्तों। तो हम लोग दोस्तों अगर देखिएगा आप, -1 की पावर x -1 की पावर x प्लस प्लस 1 की पावर दोस्तों y, यह कह रहा है किसके बराबर होगी। तो मैंने आपसे बताया कि जब दो दो दोस्तों पूर्ण संख्याओं का योगफल एक विषम संख्या हो तो उनमें से एक सम और दूसरी विषम हो सकती है। देखिएगा दोस्तों, इसमें से एक अगर सम है तो दूसरी विषम होगी। प्रत्येक में आप लोग देखिएगा, एक सम है तो एक विषम है। इसमें दोस्तों 3 विषम है, 8 सम है। इसमें 7 विषम है, 4 सम है। इसमें 5 विषम है, 6 सम है। तो दोस्तों प्रत्येक में आपको देखने को मिलेगा कि एक सम है और एक विषम है। तो दोस्तों अगर आप लोग इसमें कोई भी एक उठाकर मान रखेंगे तो आपको या तो दोस्तों 0 प्राप्त होगा या 2 प्राप्त होगा। आप लोग देखिएगा, हम दोस्तों मानते हैं, चलो पहले पहला ही मान रख लेते हैं। तो दोस्तों x की वैल्यू क्या है, 1 और y की वैल्यू 10 है। तो दोस्तों +1 की वैल्यू 10। इसमें दोस्तों ये तो -1 होगा और प्लस ये दोस्तों +1 होगा। तो यहाँ से दोस्तों ये 0 हो गया। चलो हम दूसरी वैल्यू रख कर देखते हैं दोस्तों। तो दूसरी वैल्यू में x की घात होगी 2 और y की घात y दोस्तों क्या होगा, y होगा 9। तो +1 की पावर 9। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिएगा, -1 और -1 की गुणा होगी तो प्लस का 1 होगा। उसके अलावा 1 की पावर जो है वह 9 है, तो यहाँ पर दोस्तों एक मान इसका 1 होगा। तो यहाँ से दोस्तों हमें प्राप्त हुआ 2। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा, आप लोग प्रत्येक जो इसके दोस्तों जो मान आए हैं इनमें से दोस्तों कोई भी मान जो है आप रख कर देख लीजिएगा। प्रत्येक में आपको या 0 प्राप्त होगा या 2 प्राप्त होगा। तो दोस्तों इसमें से आपका आंसर क्या होगा। आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 0 दिया हुआ है। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर यहाँ पर दोस्तों 0 की जगह अगर 2 दिया होता तो हमारा 2 ऑप्शन सही होता। तो दोस्तों यहाँ पर जो 0 दिया हुआ है यही ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, इसको आप लोग दोस्तों नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 42 है। प्रश्न नंबर दोस्तों 42 देखिएगा। यदि जी बराबर 96 भाग है दोस्तों 12 प्लस 14 इंटू 12 प्लस 8 और भाग 2, तो जी के 1/4 का मान क्या होगा। तो दोस्तों देखिएगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो सॉल्व करने पर दोस्तों 12 से 96 को भाग भाग करेंगे दोस्तों तो 8 प्राप्त होगा। उसके अलावा प्लस 14 इंटू 12 और 8 20। उसके अलावा भाग है 2 से। तो दोस्तों 8 प्लस 14 इंटू
यहाँ पर 210 आएगा, तो 8 प्लस 140, तो 148 हमें प्राप्त हुआ। लेकिन कह रहा है कि जी के एक चौथाई का मान क्या होगा, तो इसका एक चौथाई क्या होगा, देखिएगा, 4×3 = 12 और 4×7 = 28, हमें प्राप्त हुआ 37। ऑप्शन नंबर बी जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 20, 48 और 36 से विभाजित करने पर 13, 41 और 29 से बचता हो। तो मैंने पिछले ही दोस्तों प्रैक्टिस में सेम ऐसे ही क्वेश्चन एक आया था, मैंने आपको बताया था कि जब शेष की बात हो तो आप लोग इनका अंतर जो है देख लीजिएगा कि अंतर समान आ रहा है। तो देखिए 20 माइनस 13, उसके अलावा दोस्तों 48 माइनस 41, ये दोस्तों शेष। उसके अलावा दोस्तों संख्या तीसरी 36, और 36 में शेष क्या बच रहा है, 29 माइनस 29। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ से 7 बचा, यहाँ से भी जो शेष है वो 7 बच रहा है, यहाँ से भी 7 बच रहा है। तो आप लोग इसमें प्रत्येक में जब समान शेष बचे तो दोस्तों हम लोग जो संख्या में दी हुई होती है उसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो 20, 48 और 36 का एलसीएम ज्ञात करके और उससे जो कॉमन फैक्टर बचता है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। तो 20, 48 और 36, इसका दोस्तों एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम आप लोग निकालिएगा। इसका एलसीएम जो है वह 720 हमें प्राप्त होगा। 720 दोस्तों, ये जो हमें शेष प्राप्त हुआ है यह कॉमन 7 है, तो 720 से 7 को माइनस करेंगे, हमें प्राप्त होगा 713। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है यह बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जिसे क्रमशः 20, 48 और 36 में विभाजित करने पर 13, 41 और 29 शेष बचता हो। तो दोस्तों आप लोग पहले इनका अंतर देख लीजिएगा कि अंतर क्या सेम आ रहा है। अगर अंतर सेम आ रहा हो तो दोस्तों आप लोग संख्या का एलसीएम ज्ञात करें, उसके बाद जो समान शेष बच रहा हो उसे माइनस कर दें, इस बार दोस्तों में संख्या प्राप्त हो जाएगी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। तो दोस्तों अनुपात दिया है लड़के अनुपात लड़कियां, अनुपात है दोस्तों 3:2। तो हम लोग मान लेते हैं कि लड़के हैं 3x और लड़कियां हैं 2x। तो दोस्तों ये 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र हैं दोस्तों 5x। इसमें से अगर 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत बच्चों लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो दोस्तों 80% जो लड़के हैं उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ये दोस्तों लड़के हो गए। और लड़कियों की बात की जाए तो 25% जो लड़कियां हैं इन्हें छात्रवृत्ति मिलती है। तो दोस्तों कितने प्रतिशत जो लड़कियां हैं उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो 75%। आप इनको जोड़िएगा, देखते हैं दोस्तों क्या आंसर प्राप्त होगा। आंसर प्राप्त होगा 20, इसको दोस्तों विभाजित कीजिएगा, 20 चौको से 20 पंचे 100, इधर दोस्तों 25 3 75, 25 चौको 100। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ से ये 12x/5 प्लस दोस्तों ये दोस्तों 2 से आप लोग और विभाजित करें, 2 दूना 4, तो ये 3x/2 होगा। तो दोस्तों देखिएगा इसका एलसीएम होगा 10, यहाँ से होगा दोस्तों 24x प्लस 15x, इसका दोस्तों मान क्या आएगा 9, 39x/10। तो दोस्तों और ये हमें प्राप्त हुआ है जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उनकी संख्या है 39x/10। तो दोस्तों उसके हमें प्राप्त क्या करना है, यहाँ से दोस्तों देखिएगा 5 दूना 10, तो दोस्तों 4×3=12 और ये दोस्तों 2x 25 एक मिनट दोस्तों देखते हैं, कुछ गलती हुई है इसमें लगता है। 25 x/2 देखिएगा, हाँ तो दोस्तों ये सही है। तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों, वह छात्र दोस्तों जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है, छात्रवृत्ति इन्हें दोस्तों प्राप्त नहीं होती है, उनकी संख्या है
39x/10। तो कह रहा है हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रतिशत के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कुल छात्रों की संख्या है 5x। तो दोस्तों देखिएगा 39x/10x बटा दोस्तों कुल संख्या कितनी है 5x इंटू 100। यहाँ से दोस्तों जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या आएगा 5, ये दोस्तों ऊपर गुणा हो जाएगी तो 50 आएगा, 50 दूना 100, 39 इंटू 2 क्या आएगा, दूना 18, हासिल 1 और 78। 78% दोस्तों हमारा आंसर सही होगा। जो 78% छात्र हैं इन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 दोस्तों देखिएगा, रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में हैं। उसके पास कुल रकम 116 है, तो उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो दोस्तों इस आप लोगों को पता होगा, ये हमारे प्रैक्टिस सेट में प्रत्येक बार यह क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों ये सिक्कों की संख्या दोस्तों 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्के हैं और 5 रुपये के सिक्के हैं। अनुपात क्या है दोस्तों 2:3:5। तो दोस्तों हमें जो रुपए दिए हुए हैं तो हम लोग इनका कुल मान निकालेंगे। कुल मान दोस्तों 50 पैसे के अगर आपके पास 2 सिक्के हैं तो रुपये कितने हुआ 1 रुपये। उसके अलावा दोस्तों अगर 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो कुल रुपये कितने हुए 3 रुपये। 5 रुपये के 5 सिक्के हैं तो कुल रुपये हुए 75। दोस्तों इस यहाँ से कुल रुपये कितने हो रहे हैं 25, 3 28 1 29। ठीक है दोस्तों, और हमारे पास कुल रकम दी कितनी है 116। तो दोस्तों हमें क्या करना है, ज्ञात करना है 5 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो दोस्तों इसमें 50 पैसे के सिक्के जो है वह उनका कुल मान कितना है 1 रुपये। तो दोस्तों देखिएगा 1/29 इंटू कुल रुपये कितने हैं 116। तो दोस्तों 29 से आप जब विभाजित करेंगे तो यह कितनी बार जाएगा, यह जाएगा 4 बार। तो दोस्तों ये आया 4 मान क्या आया 4 रुपये दोस्तों आए हैं, जिनकी संख्या 50 पैसे वाले सिक्कों का कुल मान कितना है 4 रुपये। तो दोस्तों 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे 2 सिक्के होंगे, तो 4 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएंगे 8 सिक्के। 8 सिक्के। तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। 46 नंबर प्रश्न है, कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चल रहा था। वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता है, तो गाड़ी की गति क्या है। तो दोस्तों जो व्यक्ति है वह उसकी गति क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों गाड़ी की गति क्या है, गाड़ी की गति हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों इनकी सापेक्ष चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल जो सापेक्ष चाल होगी दोस्तों तो होगी x-3 किलोमीटर प्रति घंटा, यह सापेक्ष चाल होगी। और दोस्तों अगर दूरी की बात की जाए तो दूरी कितनी है दोस्तों 100 मीटर की दूरी तक वह देख सकता है 4 मिनट तक देख सकता है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसकी चाल निकालें तो चाल क्या आएगी, दूरी कितनी है 100 मीटर है, तो दोस्तों मीटर को हम लोग किलोमीटर में बदलते हैं तो भाग करना पड़ेगा हमें 1000 से। उसके अलावा दोस्तों जो मिनट दिए हुए हैं तो मिनट को हम लोग चेंज करेंगे घंटे में, तो इसे भाग करना पड़ेगा 60 से। तो ये दोस्तों क्या आएगी हमारी, यह आएगी किलोमीटर प्रति घंटा में दूरी। और इधर दोस्तों सापेक्ष चाल कितनी दी हुई है x-3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों इधर देखिएगा 100/1000 इंटू 60/4। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, यहाँ आएगा 3 ये 2। तो दोस्तों इसकी चाल क्या आई, इसकी चाल आई 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर दोस्तों हमारी चाल क्या दी हुई है, सापेक्ष चाल x-3 के बराबर क्या है 3/2। तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो इधर दोस्तों प्लस के 3 हो जाएंगे, तो 3/2 + 3 तो हो जाएगा 6×3 9/2, यानी दोस्तों 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों यह इसकी गति होगी
4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दोस्तों इसमें आंसर में आपको ऑप्शन में जो है वह 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा ही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 47 प्रश्न नंबर है दोस्तों। एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो दोस्तों इसमें देखिएगा, जो एक पेन को 144 में बेचने पर सेलिंग प्राइस क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, 144 रुपये दोस्तों, और क्रय मूल्य के 1/7 की हानि होती है। तो दोस्तों क्रय मूल्य सीपी यानी कास्ट प्राइस हम लोग मानते हैं एक्स रुपये दोस्तों। तो हानि कितनी होती है? हानि होती है क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर, यानी 1/7 इसको हानि होती है। तो यहाँ से दोस्तों अगर क्रय मूल्य से हानि घटा दी जाए तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो x माइनस 1/7 बराबर 144। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाली जाए तो दोस्तों ये क्या आएगा, 7 माइनस एक्स, तो 6x/7 बराबर 144। तो 6 एक्स बराबर ये आएगा 168। तो दोस्तों जो उसकी एक्स क्या हमने माना था, एक्स माना था कास्ट प्राइस। तो सीपी बराबर क्या आया, 168 रुपये। तो उसके आगे कह रहा है कि यदि पेन 189 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता? दोस्तों अब सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है 189 रुपये और कास्ट प्राइस क्या थी, 168 रुपये। तो इनका अंतर क्या आएगा, यानी दोस्तों लाभ से कितना प्राप्त होगा? तो प्रॉफिट दोस्तों प्राप्त होगा ये 21 रुपये। 189 से 168 घटाएंगे तो 21 रुपये दोस्तों प्राप्त हुआ। तो यही दोस्तों उसका प्रॉफिट है। तो अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है 168 इंटू 100। तो ये दोस्तों कटेगा 8 से दोस्तों ये 8 से 100 में जाएगा, 12.5% जो है उसे लाभ प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 नंबर प्रश्न है। किसी व्यक्ति ने 96 में कोई सामान खरीदा और 25% के लाभ पर इसे बेच दिया, तो सामान का विक्रय मूल्य क्या था? दोस्तों खरीदा यानी कास्ट प्राइस कितना है, कास्ट प्राइस है 96 रुपये और प्रॉफिट प्रतिशत क्या है, प्रॉफिट जो है 25% है। तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य इंटू प्रॉफिट 125/100। 25 से काटेंगे 4 बार, 25 से 5 बार, 4 से दोस्तों 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 बार 120 रुपये दोस्तों। इसका जो सेलिंग प्राइस है वह 120 रुपये दोस्तों होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो ए है 120 रुपये, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों। किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य 2000 है, इसे 20% और 10% के क्रमागत छूटों पर बेचा जा रहा है, तो इसका शुद्ध बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों सूची मूल्य यानी जो सूची मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य। सूची मूल्य का अर्थ है दोस्तों अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य दोस्तों दिया है 2000 रुपये और जो क्रमागत बट्टे हैं तो 20% का है और 10% का, यानी जो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 2000 रुपये पर दोस्तों 20% का बट्टा यानी 80/100, उसके अलावा 10% का एक बट्टा है तो यानी दोस्तों 90/100। तो यहाँ से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे। इधर दोस्तों 20 से 5 बार यह दोस्तों कटेगा, 5 से काट देते हैं, 5 कम 5 और 5 कम 5, 5 अट्ठे 40। तो दोस्तों यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, 144 जीरो। तो यानी विक्रय मूल्य उसका कितना होगा, तो विक्रय मूल्य होगा दोस्तों 1440। ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दोस्तों 50। देखिएगा प्रश्न नंबर 50 है हमारा 81 दोस्तों। देखिएगा
81 परिणामों का औसत 54 है। यदि प्रथम 59 परिणामों का औसत 52 है तो अंतिम 21 परिणामों का औसत 60 है। तो 60वें परिणाम की गणना करें। तो दोस्तों 81 परिणामों का औसत 54 है, तो कुल मान कितना होगा? कुल मान होगा 81 इंटू 54। तो यहाँ पे दोस्तों इसका कुल मान कितना आएगा? इसका कुल मान आएगा 4374। ये इसका कुल मान आएगा। यदि प्रथम 59 परिणामों का औसत 52 है तो इसका दोस्तों कुल मान कितना होगा? 59 इंटू 52। तो यह दोस्तों होगा 3068। आप लोग गुणा कर लीजिएगा, देखिएगा। अंतिम 21 परिणामों का औसत 60 है, तो अंतिम 21 परिणाम जो हैं उनका औसत 60 है। तो इसका कुल मान कितना होगा? इसका कुल मान होगा 1260। दोस्तों इधर देखिएगा, ये है इनका कुल मान, इनका दोस्तों 59 और 21, इसका दोस्तों योग कीजिएगा, क्या प्राप्त होगा? 10 5 2 7 1 8 80। इधर दोस्तों इनका योग कीजिएगा, हमें प्राप्त होगा 8 6 6 12, ये 3 और 4। ये दोस्तों 80 परिणामों का कुल मान कितना हुआ? 4328। और जो 81 परिणामों का कुल मान हमें प्राप्त हुआ था 4374। तो दोस्तों हमें जो 60वें परिणाम का मान ज्ञात करना है, तो 60वां परिणाम क्या होगा? 60वां परिणाम ज्ञात करने के लिए हमें कुल मान 4374 से 4328 इसको माइनस करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा 6 और यहाँ से दोस्तों 4। तो जो 60वां परिणाम है उसका मान क्या आया? 46। ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 दोस्तों देखिएगा। मेदिनी अकेले पूरे दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है, जबकि यूको को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में आधी दीवार पेंट कर लेंगे? तो जो मेदिनी है दोस्तों, जो मेदिनी है देखिएगा, तो दोस्तों मेदिनी 16 दिनों में पेंट कर सकती है पूरे दीवार को। जो यूकी है दोस्तों, इसकी जो ये कह रहा है इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। तो यूकी को मेदिनी से 3 गुना अधिक समय लगता है, तो यूकी को लगेगा 16 से 3 गुना अधिक, यानी 48 दिन। तो दोस्तों इनका हम लोग कुल कार्य निकालते हैं। 16 और 48 का एलसीएम होगा 48। तो दोस्तों जो मेदिनी है इसकी क्षमता होगी 3 और यूकी की क्षमता होगी 1। तो कह रहा है कि यदि वे मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में आधी दीवार पेंट कर लेंगे? तो आधी दीवार पेंट करना है तो दोस्तों कुल कार्य है 24, आधा कार्य होगा सारी कुल कार्य है 48, आधा कार्य होगा 24। तो दोस्तों यूकी और मेदिनी इन दोनों की क्षमता कितनी है? कुल मिलाकर इनकी क्षमता है 4। 3 दोस्तों है मेदिनी की क्षमता और यूकी की 1, तो कुल क्षमता हो गई 4। तो दोस्तों हमें ज्ञात क्या करना है कि आधी दीवार पेंट कितने दिनों में करेंगे, यानी कि आधा कार्य कितने दिनों में करेंगे? तो 24/4 यानी 6 दिनों में। जो आधा कार्य है वह दोनों मिलकर 6 दिनों में करेंगे। अगर संपूर्ण कार्य की बात होती तो उनको समय लगता 12 दिन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 है दोस्तों, अरुण और अमित एक काम को क्रमशः 9 और 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तो अमित शुरुआत करता है तो कार्य का 35/36 भाग कितने दिनों में समाप्त होगा? तो दोस्तों जो अरुण है, अरुण 9 दिनों में करता है और अमित जो है, अमित करता है 12 दिनों में। तो इनकी क्षमता क्या होगी? कुल कार्य होगा 36, एलसीएम जो है 9 और 12 का 36, तो कुल कार्य हो गया 36। अरुण की क्षमता कितनी होगी? 4 और अमित की क्षमता 3। तो दोस्तों कह रहा है यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें और अमित कार्य की शुरुआत करता है, तो दोस्तों दोनों एक साथ कार्य नहीं करते हैं, एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। तो यानी दोस्तों अमित शुरुआत करता है तो अमित शुरुआत करेगा तो पहले दिन कार्य होगा 3, दूसरे दिन दोस्तों कार्य जो है अरुण करेगा तो दूसरे दिन कार्य होगा 4। तो यानी दोस्तों 2 दिनों में
कार्य कितना हुआ, 2 दिनों में कार्य समाप्त हुआ 7। 2 दिनों में कार्य समाप्त हुआ 7 कह रहा है, तो कार्य का 35/36 भाग कितने दिनों में समाप्त होगा। तो कुल कार्य है 36, इसका 35/36 कार्य कितना होगा दोस्तों, 36 का 35/36 कार्य जो है वह कितना होगा, यानी 35 कार्य। तो कह रहा है कि कार्य का 35/36 भाग कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिएगा दोस्तों, 2 दिनों में कार्य 7 हुआ, तो 35 कार्य कितने दिनों में होगा 7, तो ये कैंसिल करेंगे 5 आएगा। तो यहाँ से दोस्तों 5 आया मान, लेकिन 5 जो है यह दोस्तों कार्य जो है दो दिन में होता है, तो यहाँ से कुल मान कितना आएगा 5 × 2 यानी 10 दिन। क्योंकि दोस्तों यहाँ से 2 दिनों का कार्य है 7, तो जो दोस्तों हमने 7 35/7 रखा, ये 7 जो है 2 दिनों में कार्य करता है, तो यहाँ से वैल्यू इसकी निकल कर आई 5। लेकिन हमें जो कार्य ज्ञात था वह था 35, लेकिन यहाँ से दोस्तों हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, जिससे हमें जो राइट आंसर है वो प्राप्त हो जाएगा। तो 10 दिन ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो ए है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। 53 नंबर दोस्तों प्रश्न है, 3680 पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा। दोस्तों देखिएगा, साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो मूलधन इंटू दर इंटू समय कितना है 5/2 इंटू 100। तो दोस्तों इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमें क्या प्राप्त होगा, देखिएगा ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 से 2 बार होगा 2, 5 से होगा 5 ये। तो दोस्तों हमें प्राप्त हुआ 368 रुपये। जो साधारण ब्याज होगा वह 368 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर जो ए है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 54 नंबर। यदि 64 रुपये की राशि 2 वर्षों में बढ़कर 83 रुपये 20 पैसे हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उसी प्रतिशत दर पर 86 रुपये की राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ से हमें पहले ज्ञात करना है, मूलधन में प्राप्त है 64 रुपये, समय प्राप्त है 2 वर्ष और मिश्र धन प्राप्त है 83.20 रुपये। तो दोस्तों हमें ज्ञात करना है सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 0.20, ये 9 और 19 रुपये 20 पैसे। लेकिन हमें यहाँ प्राप्त जो दर है आर बराबर ये हमें प्राप्त नहीं है। यहाँ से हम लोग दर निकालेंगे तो दोस्तों देखिएगा P × R × T बटा 100 और सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 19 रुपये 20 पैसे। तो यहाँ से दोस्तों जब सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू क्या आएगी 1920 दोस्तों बटा 64 × 2 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 960 और ये कैंसिल होगा 64 से दोस्तों, कैंसिल करेंगे तो 15 चौको 60 और 15 छक्का 90 96, ये सीधा 15 से कैंसिल हो जाएगा। तो आर की वैल्यू आई 15%। तो दोस्तों कह रहा है कि साधारण ब्याज की उसी प्रतिशत दर पर 86 रुपये जो है वह राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी। आप लोग इतना दोस्तों नोट कर लीजिएगा, इसके आगे हम दोस्तों पे चेंज करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। आप लोग दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों आगे देखिएगा, हमें आर की वैल्यू जो है आर की वैल्यू 15% प्राप्त हुई थी। हमें दोस्तों अब जो है सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा दोस्तों, मूलधन कितना है अब 86 रुपये, दर 15%, समय कितना है 4 वर्ष बटा 100। तो दोस्तों यहाँ से हमें प्राप्त होगा 4×25, ये 5×25 5×3 15, तो ये प्राप्त होगा 18 25 बटा 5 5×25 5×1 5 51 रुपये 60 पैसे जो है यह सिंपल इंटरेस्ट हमें प्राप्त हुआ। तो दोस्तों वह कह रहा है कि मिश्र धन पूछ रहा है, तो मूलधन हमारा कितना था 86 रुपये, ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त हुआ 51 रुपये 60 पैसे। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा 86 + 51 रुपये 60 पैसे। देखिएगा 60, ये 7 8 5 13 137 रुपये 60 पैसे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और दो में से एक विकर्ण प्रत्येक 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज की क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। तो समचतुर्भुज की एक भुजा जो है और दो में से एक विकर्ण प्रत्येक 16 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों समचतुर्भुज, दोस्तों देखिएगा, ये हमारा समचतुर्भुज हो गया। इसमें कह रहा है कि एक विकर्ण, ये विकर्ण, तो दोस्तों एक विकर्ण और एक भुजा यानी 16 सेंटीमीटर की ये भुजा हो गई और ये विकर्ण जो है यह 16 सेंटीमीटर का हो गया। उसके बाद कह रहा है कि तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 d1 इंटू d2। जहाँ दोस्तों d1 d2 क्या है, तो ये दोनों विकर्ण हैं। तो दोस्तों देखिएगा, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो आप लोग देखिएगा दूसरा जो विकर्ण, यहाँ से हम लोग देखेंगे ये दूसरा जो विकर्ण हमने डाला, यह दोस्तों जो है पहले विकर्ण को विभाजित करेगा, यहाँ समकोण पर विभाजित करता है। तो ये दोनों दोस्तों जो विकर्ण, ये ए बी सी और डी, तो विकर्ण जो बी सी है, ये विकर्ण बी सी, या इसे दोस्तों बराबर दो भागों में विभाजित करेगा। तो दोस्तों 8 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। हमें दोस्तों पहला विकर्ण तो पता है लेकिन दूसरा विकर्ण निकालना है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज सी ओ डी, ये जो त्रिभुज है दोस्तों सी ओ डी, ये दोस्तों त्रिभुज सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी, इससे दोस्तों आप लोग देखिएगा हमें इसमें निकालना क्या है। त्रिभुज सी ओ डी, ये मैंने आपको बताया, ये समकोण पर विभाजित करता है, ये समकोण पर विभाजित करता है, जो इसके विकर्ण होते हैं आपस में समकोण पर विभाजित करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हमें जो सी डी है, यह त्रिभुज सी ओ डी की विकर्ण होगा ये, और जो सी ओ है या दोस्तों लंब होगा। हमें ओ डी यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो ओ डी बराबर क्या होगा दोस्तों, कर्ण क्या है, कर्ण है दोस्तों 16, इसका स्क्वायर माइनस लंब क्या है, लंब है दोस्तों 8, तो 8 का स्क्वायर। या दोस्तों यहाँ से हमें ओ डी की ये जो है दोस्तों आधा विकर्ण, ए सी का आधा ओ डी जो है यहाँ से हमें ज्ञात हो जाएगा। तो 16 का स्क्वायर दोस्तों आएगा, यहाँ से दोस्तों 16 का स्क्वायर निकालेंगे जब, 256 माइनस 8 का स्क्वायर 64, यहाँ से दोस्तों अंडर रूट, ये मान कर निकल कर आएगा 192। यहाँ तक दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे हम लोग पेज जो है चेंज करेंगे, आपको फिर बताएंगे। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये त्रिभुज ओ सी डी, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिएगा दोस्तों, हमने निकाला था अंडर रूट, ओ डी की लंबाई हमने निकाली थी अंडर रूट 192। इसको दोस्तों जब सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8√3। तो दोस्तों हमने जो त्रिभुज बनाया था चतुर्भुज, आप लोग फिर एक देख लीजिएगा एक बार। ये दोस्तों चतुर्भुज हमारा हो गया, ए बी सी डी, ये ओ हो गया। ये दोस्तों ये 16 थी, ये हमने माना कि ये 8 थी, ये 8 हमने निकाला ओ डी, यानी दोस्तों हमने किसका मान निकाला, ये ओ डी, ये निकल कर आ गई हमारी। जो विकर्ण इस ए डी है, ये दोस्तों ए और डी, इसका दोस्तों आधा निकल कर आ गया ओ डी। तो ए डी की कुल लंबाई कितनी होगी, 8√3 इंटू 2 यानी 16√3। ये दोस्तों हमारा विकर्ण जो दूसरा था ए डी, उसकी लंबाई हमें प्राप्त हो गई 16√3, और पहले विकर्ण की लंबाई हमें प्राप्त है बी सी जो है विकर्ण, इसकी लंबाई कितनी थी, इसकी लंबाई थी 16। तो दोस्तों अब हमें जो सूत्र हमने बताया आपको, उसमें हम लोग मान रखेंगे। सूत्र क्या था, समचतुर्भुज का 1/2 d1 इंटू d2। तो d1 है 16 इंटू d2 क्या है 16√3। तो 2 से कैंसिल करेंगे, 8 बार जाएगा, ये 16 और 8 की गुणा कितनी होगी 128√3। तो ये आ जाएगा दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी 128√3, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 56, उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? आयतन होता है दोस्तों LBH। तो लंबाई है 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। आप लोग इसकी गुणा कीजिएगा। तो गुणा करने पर दोस्तों हमें क्या प्राप्त होगा? इसकी दोस्तों या आप लोग गुणा करेंगे तो गुणा करने पर प्राप्त होगा 6912 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। संख्या दोस्तों दी हुई हैं, इनकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो दोस्तों माध्यिका में मैंने आपको बताया था, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो संख्या दी हुई हों उनको आप लोग आरोही क्रम में लिखें। आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में दोस्तों आप लोग लिखिएगा। तो उसके बाद दोस्तों आप लोग संख्या गिनिएगा। अगर संख्या विषम है तो अगर जैसे दोस्तों 15 हैं, 17 हैं या दोस्तों 9, विषम जो भी संख्या हो तो उसमें दोस्तों आप लोग जो 20 की संख्या हो उसे जो 20 की संख्या होगी वही आपकी माध्यिका होगी। लेकिन अगर सम संख्या है तो दोस्तों जैसे 14 है, 12 है, तो जो 20 की दो संख्याएं होंगी, जैसे 14 में 7वीं संख्या और 8वीं संख्या, इनका दोस्तों योग करके बटा 2 आपको करना पड़ेगा, तब हमें माध्यिका प्राप्त होगी। और विषम संख्याओं में दोस्तों जो आधी से एक संख्या ज़्यादा हो वही आपकी माध्यिका होगी। जैसे 15 संख्याएं दी हुई हैं तो जो 8वीं संख्या होगी वही हमारी माध्यिका होगी। तो दोस्तों देखिएगा इसमें आपको क्या इसमें दोस्तों हमारी संख्या गिन लीजिएगा। आपको कितनी संख्या दी हुई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 संख्या है, यानी दोस्तों सम संख्या है। तो संख्या जो 7वीं और 8वीं होगी उसका योग करके हमें बटे 2 करना पड़ेगा। लेकिन पहले इसको दोस्तों आप लोग आरोही क्रम में लिखें। तो आरोही क्रम में लिखने पर दोस्तों आप लोग आरोही क्रम में लिख के देख लीजिएगा। आरोही क्रम पर लिखने पर यहाँ जो 7वीं और 8वीं संख्या आएगी वह संख्या आएगी 37 और 45। इनका योग कीजिएगा बटे 2। तो यहाँ से दोस्तों हमें आंसर प्राप्त होगा 7 5 12 12, 1 ही 4 3 7 1 8 बटा 2, यानी 41 जो माध्यिका निकल कर आएगी वह आएगी 41। ऑप्शन नंबर जो ए है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। 58 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दिए गए पाई चार्ट में भारत के मोबाइल फ़ोन विनिर्माण कंपनियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निर्मित मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या 12,40,000 है। तो कंपनी PQR द्वारा कुल कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए? तो दोस्तों PQR द्वारा कुल कितने फ़ोन निर्मित किए गए? PQR कहाँ है दोस्तों? ये इसकी प्रतिशत है 25% बटा 100 और कुल संख्या क्या है? 12,40,000। तो दोस्तों इसको सॉल्व कीजिएगा, आएगा 0 0 25 100 10 25 60 6 12 31, यानी 3,10,000 दोस्तों, 3,10,000। ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही होगा? 3,10,000 ऑप्शन नंबर बी जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 59 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसी कंपनी के विभिन्न मदों पर व्यय को यहाँ दर्शाया गया है। सभी व्यय लाख रुपए में है। वर्ष 1 में दोस्तों वेतन पर 200 रुपये, बोनस पर 10 रुपये, कर पर 70 रुपये, ऋण पर ब्याज 20 रुपये। वर्ष 2 में दोस्तों वेतन पर 200 रुपये, बोनस पर 10, कर पर 70 और ऋण पर ब्याज 22। वर्ष 3 में दोस्तों वेतन पर 450 रुपये, बोनस पर 10, कर पर 120 और ऋण पर ब्याज 20 रुपये। तो वर्ष 1 का कुल व्यय तथा वर्ष 3 का कुल व्यय कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों वर्ष 1 का जो है कुल व्यय कितना होगा देखिएगा। वेतन इसको जो दोस्तों जोड़िएगा तब हमें प्राप्त होगा ये 300 रुपये, 300 लाख रुपए दोस्तों ये प्राप्त होगा। वर्ष 3 का कुल व्यय कितना है? तो वर्ष 3 का दोस्तों जोड़िएगा, ये आएगा दोस्तों 600 लाख। तो कह रहा है कि वर्ष 1 का कुल व्यय तथा वर्ष 3 के कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? तो वर्ष 1 का दोस्तों 300 है और वर्ष 3 का जो है 600। तो दोस्तों देखिएगा, विभाजित कीजिएगा, 3 ये 0 कैंसिल हो जाए, 3 दूना 6 2 50। तो दोस्तों 50% जो है वह जो व्यय है अधिक है। ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आज का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। नीचे दिया गया ग्राफ कंपनी XYZ द्वारा पिछले 10 वर्षों में
निजी कंप्यूटर्स की बिक्री की जानकारी को दर्शाता है। दोस्तों देखिएगा, आगे प्रश्न देखिए। प्रश्न में कह रहा है कि वर्ष 2009 में कंपनी XYZ द्वारा निजी कंप्यूटर्स की कितनी इकाइयों लाखों में की बिक्री की गई। तो 2009 में दोस्तों देखिएगा, वो ये 2009 है, इसमें जो कंप्यूटर्स हैं कितने बेचे गए, ये दोस्तों 20 लाख। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 2009 में दोस्तों रेखा देखिएगा, ये 20 लाख की लाइन को टच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थे दोस्तों आज के हमारे 20 प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों ये प्रश्न, आज के प्रश्न काफ़ी आसान थे, तो दोस्तों देखिएगा, आप लोग इनको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।